जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय से लेकर के जिला से लेकर के पंचायतों तक जो व्यवस्था की गई है उसमें कैसे न्याय दिलाने की व्यवस्था की जाती है और विधिक सेवा प्राधिकार है क्या, विधिक सेवा प्राधिकार करता क्या क्या है। कानून की बात में हर बार हर एपिसोड में लगभग आपने सुना होगा कि विधिक सेवा प्राधिकार है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, और इन प्राधिकारों को जनता के साथ सीधे जोड़ने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि लगभग हर न्यायालय में, तमाम अदालतों में सबसे पहला कार्यालय, सबसे भव्य कार्यालय अगर कहीं कोई दिखता है तो वो विकास ये क्षेत्रीय विधिक सेवा प्राधिकारों का ही दिखता है। तो ये कैसे काम कर रहे हैं, इनकी भूमिका क्या क्या है, कैसे आप इनसे मदद ले सकते हैं और मदद लेने के लिए क्या क्या वहाँ पर प्रबंध किए गए हैं, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे हम आज झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य सचिव मोहम्मद साकिर साहब से। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो ये बताएं कि झालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की क्या भूमिका है न्याय दिलाने में, लोगों को मदद दिलाने में। देखिए, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो स्टेट का, झारखंड स्टेट का हेड ऑफिस है। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जिसके हेड जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और डीसी जो होते हैं वाइस चेयरमैन होते हैं, एसपी मेंबर होते हैं और एक जुडिशियल ऑफिसर उसमें सेक्रेटरी होते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी है और उसका 24 डिस्ट्रिक्ट का ये हेड ऑफिस है, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और हम लोगों का नेशनल जो हेड ऑफिस है वो नालसा है, दिल्ली में है। हम लोगों का काम होता है जो नालसा झालसा का लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोक अदालत करवाना, और हम लोग मीडिएशन भी करवाते हैं, लिटिगेशन मीडिएशन भी कराते हैं, प्री लिटिगेशन भी कराते हैं। परमानेंट लोक अदालत हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये पूरी एक्टिविटी जो है मेनली जो है लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब लीगल सर्विसेज जो है हम लोग उसमें एडवोकेट भी देते हैं केस फाइल करने के लिए, डिफेंड करने के लिए भी देते हैं, कोर्ट फी देते हैं। अगर किसी को कंप्रोमाइज़ कराना है, मीडिएशन करना है तो मीडिएटर की फैसिलिटी हम लोगों के यहाँ है। मीडिएशन भी दो तरह से होता है, एक लिटिगेशन का मीडिएशन होता है जो केस चल रहा है उसका, और एक ये कि कुछ लोग केस फाइल होने से पहले चाहते हैं कि हम लोग आपस में बैठ करके, उनको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता बात करने का। तो हमारे यहाँ अगर एक पक्ष कोई एप्लीकेशन देता है कि मैं दूसरे पक्ष के साथ में मीडिएशन करना चाहता हूँ, लिटिगेशन नहीं चाहता हूँ, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट में भी और झालसा के ऑफिस में स्टेट लेवल पर भी वो फैसिलिटी देते हैं। हम लोग मीडिएटर के पास वो केस दे देते हैं और फिर दूसरी पार्टी को बुला करके सुलह समझौते की कोशिश की जाती है। जी, एक तो ये जानना चाहेंगे कि अपने देश में जो सबसे मुश्किल है, खास करके अपने राज्य में, कि इन सेवाओं के बारे में लोगों की जानकारी लोग जाने। हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, आप लोगों के साथ मिल करके। आपकी तरफ से क्या कोशिश हो रही है? और उसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि लीगल एम्पावरमेंट कैंप का मतलब क्या है। इस साल आप लोगों ने शुरुआत की है लीगल एम्पावरमेंट, ये कैंप क्या है? देखिए, लीगल सर्विसेज एम्पावरमेंट कैंप जो है, हम लोगों के जो झालसा का कैलेंडर है और नालसा का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से हम लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विसेज एम्पावरमेंट कैंप करने होते थे। कोरोना पीरियड में हम लोग कोई एम्पावरमेंट कैंप नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ इकट्ठी होती है, उसमें बड़े लेवल पे काम होता है। तो हम लोगों ने, हमारे जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और मिस्टर जस्टिस एस सी मिश्रा साहब, उनका ये विज़न था कि हम लोग जनवरी के महीने में पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विसेज एम्पावरमेंट कैंप करें। तो 30 जनवरी उसकी डेट फिक्स हुई है। 1 जनवरी से हम लोगों ने उसमें काम शुरू किया। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं झारखंड गवर्नमेंट के, उनसे उनकी बात हुई, हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की झालसा के, और फिर सारे डीसी से, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट से मीटिंग भी की ऑनलाइन। इसका एम्पावरमेंट कैंप का जो मेन मकसद ये है कि हम लोग, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिसका बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए और मिलता है। तो हम लोग अपने वर्क फोर्स को लगा करके, इसमें पैनल एडवोकेट है, रिटेनर है, रिमांड एडवोकेट हैं, पीएलवीज हैं, इनकी मदद से हम लोग बेनिफिशियरीज़ को गवर्नमेंट स्कीम्स की आइडेंटिफाई कराते हैं पंचायत लेवल पर, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, और उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करा करके गवर्नमेंट स्कीम्स का उनको बेनिफिट दिलाते हैं। तो इस एम्पावरमेंट कैंप की जो डेट फिक्स होती है उस दिन सब लोगों को, जो भी हमने बेनिफिशियरीज़ जो है
जो आइडेंटिफाई किए हैं उनको गवर्नमेंट की उन स्कीम्स का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बेनिफिट दिलाते हैं। जैसे 30 जनवरी को जो हमारा ये एम्पावरमेंट कैंप हुआ है, ये 30 जनवरी इसकी डेट फिक्स हुई थी, लेकिन फाइनली इसको 6 दिन डिले किया गया और ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए लोगों को। तो 6 फरवरी को इसका समापन हुआ। इसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिला। इसमें जैसे इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री की आवास योजना है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विडो पेंशन है, उसके अलावा स्कॉलरशिप है, बच्चों की बुक्स है, और कुछ जो है वो पट्टा है, पट्टे पे जो लैंड लोगों को मिलती है। ये सब बेनिफिट जो है वो 20 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पूरे स्टेट में हमारे हुआ है, 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट में। और हम लोगों ने जिससे भीड़ इकट्ठी नहीं हो कोरोना की वजह से, तो ये डायरेक्शन झालसा से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में गया था कि बीच बीच में आप लोग विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर बेनिफिट्स देते रहिए और फाइनली उसको समापन जिस दिन होगा उसको बड़े लेवल पर दीजिए बेनिफिट्स। तो टोटल बेनिफिट्स दिया गया, बहुत हमारा सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा। अब इसी तरह का जो एम्पावरमेंट कैंप है हम लोगों ने प्लान किया है कि क्योंकि 24 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ हैं, तो अप्रैल में और मई में 12 डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल में होगा और 12 डिस्ट्रिक्ट में मई में होगा एक कैंप। इसी तरह का एम्पावरमेंट कैंप होगा। डेट जो है वहाँ के जो चेयरमैन है वो फिक्स करेंगे किस दिन होगा, और एक एक कैंप फिर होगा वो नवंबर और दिसंबर में होगा। तो हमारे यहाँ अभी सारे डिस्ट्रिक्ट में 2-2 कैंप और होने हैं 2021 में, इस तरह की जिसमें बेनिफिट दिया जाएगा। वो इंडिपेंडेंट होंगे, 12-12 डिस्ट्रिक्ट में एक बार होंगे। किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं और कैसे लोग उसमें संपर्क करें कि उनको ये मिलने वाला है? किस तरह के स्कीम्स हैं जिसमें कि आपको ये मदद करें? देखिए, हम लोग जब कोई एम्पावरमेंट कैंप होने वाला होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट लेवल पर, तो हम लोग उसके लिए अखबारों में न्यूज़ निकालते हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं किस तरह का कैंप होने वाला है, उसके पम्पलेट बंटवाते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगवाते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशन का जो होता है, जो ऐड निकालते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। हमारे जो PLVs हैं उसके जो है पम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं गाँवों में कि एक कैंप होने जा रहा है, और एप्लीकेशन लेना शुरू कर देते हैं। कुछ एप्लीकेशन तो सिंपल आती है हाथ से लिख करके, कुछ एप्लीकेशंस के लिए एक फॉर्म भरना होता है, गवर्नमेंट की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो हमारे PLVs वो उन एप्लीकेशंस को लेकर के लोगों से भरवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर देते हैं। आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड, जो कुछ भी कागज़ की जो ज़रूरत होती है वो ले लेते हैं, और उन एप्लीकेशंस को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज को देते हैं, अथॉरिटी का जो ऑफिस है। और वहाँ से जो हमारे सेक्रेटरी हैं DLSS के, वो BDO CO जहाँ से जो बेनिफिट मिल रहा है वहाँ देंगे, और उनको फिर अगर वो डिज़र्विंग है उसके लिए तो उनको बेनिफिट देने की एक डेट फिक्स होती है। उस दिन फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनको वो बेनिफिट देता है। तो हम लोग उसमें बड़ा असिस्ट करते हैं। जैसे लोग परेशान होते हैं कि मुझे इंदिरा आवास चाहिए तो मुझे कहाँ आवेदन देना है, क्या कागज़ लगाने, ये सारा काम हमारा जो वर्क फोर्स है, पैनल एडवोकेट हैं, रिमांड एडवोकेट हैं, रिटर्नर है, और हमारे PLV ये करते हैं। उसमें हम ये भी एक फैसिलिटी देते हैं कि कोई अगर इंसान चाहता है वो DLSA के फ्रंट ऑफिस में आ सकता है, तो वहाँ पर हमारे पास PLVs भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, वो उसका फॉर्म भी फिलअप कर देते हैं और भर करके वहीं सबमिट कर देंगे। और बेनिफिट जब उनको मिल जाएगा उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, वो एक प्रॉपर जगह आ जाएंगे जहाँ उनको मिलना है, वहाँ से हो जाएगा वो बेनिफिट्स। किस तरह की स्कीम्स होती है, कौन बेनिफिशरी हो सकते हैं? आप जैसे कि आपने एक बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो लोग एलिजिबल हैं या कोई भी ABCD XYZ फाइल कर सकता है, इसी तरह के कौन कौन से स्कीम्स हैं जिसके लेकर के आप ये करते हैं? देखिए, 2-4 स्कीम के देखिए हम बताएं आपको, ऐसा है कि जैसे विडो है, अब विडो पेंशन जो मिल रहा है, हाँ, विडो पेंशन जो मिलता है, बहुत सारी विडोज़ ऐसी हैं हमारी, उनको ये पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम उनके लिए है। कोई भी विडो अगर इस सक्षम नहीं है अपना खर्च उठाने में, जैसे उसके पास कोई काम नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, तो ऐसे के लिए वो ऐसे विडोज़ के लिए हमारे पास उसमें प्रोविज़न है कि वो एक फॉर्म फिलअप करके उसको BDO ऑफिस में सबमिट करना होगा। तो वो एप्लीकेशन हम लोग PLV से लेकर के वहाँ सबमिट कर देंगे। उसमें आधार कार्ड, एड्रेस का प्रूफ वगैरह देना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमारा PLV बता देता है। हर फॉर्म्स के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देना है वो लिखा होता है फॉर्म्स के साथ ही, तो वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके, अब इस माध्यम से मैं दूरदर्शन के सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई विधवा ऐसी है जिसको ये स्कीम का बेनिफिट चाहिए। तो विधवा के लिए उम्र की क्राइटेरिया भी है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा। विधवा तो विधवा है, उसके लिए एकल महिला जो है, बस उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए। सपोज अगर कोई जॉब करती है और वो विडो हो गई है तो उसको तो नहीं मिल पाएगा बेनिफिट, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए, तब उसको ये बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से जैसे जो मजदूर है उनका जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड जब तक नहीं होगा जब तक मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। तो जॉब कार्ड
अगर किसी को बनाने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए हमारे PLVs एप्लीकेशन लेंगे और हम लोग उसको डिपार्टमेंट से जॉब कार्ड बनवा के दे देंगे। जॉब कार्ड की वजह से उसको काफ़ी फैसिलिटी मिलेगी। आयुष्मान कार्ड है, जो लोग उसमें उस कैटेगरी में आते हैं उनका वो कार्ड बन जाएगा। स्कॉलरशिप है बच्चों की, कुछ जो है और भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है इस तरह की, तो उनका सबका बेनिफिट इसी तरह से मिलेगा। हम लोग एम्पावरमेंट कैंप में भी कराते हैं, अदरवाइज वैसे भी कराते रहते हैं बीच बीच में। लीगल असिस्टेंस सेंटर जैसा कुछ आपने बना के रखा है क्या, जहाँ के लोगों से? जी जी, देखिए अभी जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जो है, वहाँ से हमारे पास डायरेक्शन आया था सितंबर के महीने में लास्ट ईयर। उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है एक लीगल सर्विसेज इस्टेब्लिशमेंट सेंटर एक खोलेंगे और वो ब्लॉक लेवल पर उन्होंने कहा था खोलिए आप लोग। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने एक खोला है, वहाँ पर कंप्यूटर है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, वहाँ पर एक आदमी उसको कंप्यूटर ऑपरेटर है, और वहाँ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह करके जगह ली है BDO ऑफिस में। अब उस सेंटर में होता क्या है कि जो विकास पदाधिकारी हैं, BDOs हैं झारखंड के, उनके यहाँ उनके सब ऑफिस में एक हमारा लीगल सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट सेंटर है। अब उस सेंटर में क्या फैसिलिटी लोगों को मिलेगी? देखिए सबसे दिक्कत होती है लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आजकल हो जाती है। कुछ फॉर्म्स ऑनलाइन भरना होता है, जैसे पासपोर्ट का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन कहाँ भरेगा गांव का आदमी? वहाँ गांव में इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो इसका पर्पज़ ये है कि वो उस सेंटर पर चला जाएगा, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर है, इंटरनेट है उनके पास। वो जो कुछ भी आपको कोई आवेदन भेजना है, किसी कोर्ट में भेजना है, झालसा डालसा, वो वहाँ से ऑनलाइन भेज देंगे। दूसरे कभी कभी हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्ट भी चल रहा था इतने दिनों से। अब कोर्ट में किसी को फिजिकली पेश होना है वर्चुअल तरीके से, तो उसके लिए भी इन्होंने ये फैसिलिटी है वहाँ पर कि वहाँ जा कर के वो बता देंगे कि मुझे इस कोर्ट में इस तरीके से पेश होना है, ये हमारा लिंक है, गूगल मीट से जाना है या जूम से जैसे भी है, तो वहाँ से वो उस कोर्ट में पेश हो सकता है। मीडिएशन भी हम लोगों का वर्चुअल चल रहा था, पार्शियली वर्चुअल पार्शियली फिजिकल, कि अगर कोई आदमी नहीं आ सकता तो वो अपने घर बैठ करके व्हाट्सअप कॉल से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब किसी आदमी के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी नहीं है मोबाइल में, तो वो भी वहाँ जाकर के कहेगा मुझे मीडिएशन में पार्टिसिपेशन करना है किसी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में या झालसा में, तो वो वहाँ से मिल जाएगा। किसी को कोई मेल करना है, कोई आवेदन भेजना है झालसा नालसा या कोर्ट में, वो वहाँ से मिल जाएगा। तो हर तरह की इंटरनेट के ज़रिए जो फैसिलिटी हम लोग ले सकते हैं वो वहाँ से फ्री मिलेगी, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो उसके लिए वो लीगल सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट सेंटर है। अगर किसी को एडवोकेट चाहिए, हाई कोर्ट में चाहिए या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो आवेदन वहाँ दे देगा, उसको एक दिन में आवेदन में उसका ऑर्डर हो जाएगा, लीगल सर्विसेज मिल जाएंगे उसको। लीगल सर्विसेज में लीगल एड अगर उसको चाहिए, कि उसको चाहिए वकील चाहिए, उसको ये कहना हो कोर्ट फीस चाहिए, उसको बाकी सारी प्रक्रिया चाहिए, जो एलिजिबल जिन लोगों को आपने मान रखा है, तो वो अगर वहाँ असिस्टेंस सेंटर में जाते हैं तो उनको वहाँ क्या मदद मिल सकती है? देखिए अगर किसी को लीगल एड चाहिए तो उसके लिए एक आवेदन देना होता है। वो आवेदन उसको खुद आकर के देना होगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में या झालसा रांची आकर के। अगर वो आदमी जिसको लीगल सर्विसेज चाहिए, लीगल एड चाहिए, वो ना डालसा जा सकता है और ना झालसा आ सकता है, डिस्टेंस की वजह से बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, तो वो उस सेंटर में जाएगा और जाकर के कहेगा भाई मेरा ये आवेदन है, आप मेरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ का है वहाँ बताएगा, यहाँ इसको सेंड कर दीजिए, इसको झालसा मेल कर दीजिए। वो असिस्टेंट सेंटर इमीडिएटली उसको लेगा, स्कैन करेगा, मेल कर देगा। हम लोगों के पास जैसे आएगा हम इमीडिएटली उस पर जो है उसको वकील दे करके या जो भी उसको लीगल एड इस तरह की चीज़ देखे और उसको इमीडिएटली भेज देंगे। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से कि अब हम लोगों की मोबाइल ऐप भी बन गई थी। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि कोई भी आदमी जिसके पास स्मार्टफोन है वो उसमें जा कर के प्ले स्टोर में विधिक सेवा ऐप है हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी की, उसको डाउनलोड कर ले, और एक झालसा की एक्सेस टू जस्टिस न्याय सबके लिए ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर ले। और जब उसमें डाउनलोड कर लेंगे तो उसके ज़रिए वो उसमें रजिस्टर्ड करके और आधार कार्ड नंबर वगैरह डाल करके और उसको अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं लीगल सर्विसेज के लिए, अगर किसी को लीगल एड चाहिए। जैसे ही वो हाई कोर्ट में उनको चाहिए तो वो हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज की विधिक सेवा ऐप है, उसमें वो उसको अपलोड कर दें एप्लीकेशन को, इमीडिएटली मतलब घंटों के अंदर उसको एडवोकेट मिल जाएगा और एडवोकेट का फ़ोन उनके पास चला जाएगा कि आपके ये एडवोकेट हैं, ये आपको लीगल सर्विसेज देंगे। और ऐसे ही झालसा जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स का और अपना एक ऐप अलग है। किसी को जैसे साहिबगंज में एक एडवोकेट चाहिए तो वो उस एप्लीकेशन के ज़रिए मेरे पास भेज दे झालसा में, मैं फ़ौरन उसको साहिबगंज में ट्रांसफ़र कर दूंगा और वहाँ से वहाँ के जो चेयरमैन है प्रिंसिपल जज वो एक एडवोकेट उसको
डेप्यूट करेंगे और एडवोकेट के पास पूरी एप्लीकेशन चली जाएगी, वो फ़ोन कर देंगे पार्टी को। तो ये सुविधा स्मार्टफोन से लीगल एड लेने के लिए बड़ा आसान झारखंड में है। हम लोगों ने अभी इसको पिछले 3-4 महीने पहले इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये सुविधा लीगल सर्विसेज की स्मार्टफोन के ज़रिए है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे होगा, तो उसके लिए इनका दोनों का पोर्टल भी है। ये जो प्रज्ञा केंद्र होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह है, ब्लॉक में भी है, तो प्रज्ञा केंद्र पे जाकर के वो वहाँ से भी कर सकते हैं, लीगल सर्विसेज सेंटर जाकर के भी करवा सकते हैं। तो अब विधिक सेवा जो है ऐसी है कि आप ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए एक आवेदन देंगे तो उसी पर आपको मिल जाएगी वो। एडवोकेट्स जो है उसको कैटेगराइज किया है क्या आपने, किस तरह का एडवोकेट देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट में एडवोकेट है हमारे, एक क्रिमिनल एडवोकेट है जो क्रिमिनल के केसेस करते हैं और एक सिविल के करते हैं। 2 कैटेगरी तो ये है, क्रिमिनल एडवोकेट्स जो क्रिमिनल के केस करते हैं और सिविल के। उसके अलावा एक सीनियर एडवोकेट्स भी हैं और जूनियर एडवोकेट भी हैं, एक कैटेगरी भी है। एक कैटेगरी हमारे पास एडवोकेट की डिस्ट्रिक्ट्स में वो भी है जो लीगल सर्विसेज देना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए सरकार से भी कुछ लेना नहीं चाहते हैं, अच्छा। मतलब प्रो बोनो। तो काफ़ी तरह के एडवोकेट वहाँ हैं। तो जो हमारे पैनल में हैं उनको सरकार की तरफ से हम पैसा देते हैं। जैसे किसी को हम अगर एडवोकेट देंगे लीगल एड का, तो वो लीगल एड उस आदमी के लिए तो फ्री है, लेकिन सरकार उसके लिए पे कर रही है। उस एडवोकेट को फीस दी जाती है, नॉमिनल फ़ी है लेकिन दी जाती है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट में कुछ पैनल में ऐसे एडवोकेट भी हैं जो ये कहते हैं कि हम फीस नहीं लेंगे, आप काम दे दीजिए हमें, हम करेंगे। वो मतलब सेवा भाव है उनके अंदर। तो ऐसे भी कुछ एडवोकेट हैं। तो अगर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में कोई आदमी आता है एप्लीकेशन लेकर के मुझे लीगल एड फ्री दे दीजिए, और वो लीगल एड फ्री लेने की कैटेगरी में नहीं आता। जैसे फ्री लीगल एड किसको मिल सकती है? SC ST हो, हैंडीकैप्ड हो, और किसी विक्टिम हो किसी भी चीज़ का, वो नेचुरल आपदा हो या किसी ऑफेंस का हो, और उसके अलावा महिला हो, बच्चा हो, और 3 लाख से जिसकी आमदनी कम हो। ये कैटेगरी है जिनको फ्री लीगल एड मिलती है। सपोज़ कोई इंसान इस कैटेगरी में नहीं आता और डिस्ट्रिक्ट में जाता है या झालसा आता है कि मुझे लीगल एड दे दीजिए, तो उस वक्त हम ये करते हैं कि उन एडवोकेट को देखते हैं जो एडवोकेट फ़ीस लेना नहीं चाहते और सर्विस देना चाहते हैं। हम उनको वो वकील दे देते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं कि आप कैटेगरी में नहीं आ रहे तो हम आपकी ऐसे मदद कर देंगे। ऐसे वकील भी हम लोगों के पास है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक न्याय बंधु के नाम से एक पैनल बनाया है कि जो फ्री सेवा लेना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं वकील, उनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ है अभी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी वो न्याय बंधु के नाम से पैनल बनाया, ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड किया पूरे इंडिया में जो फ्री जो है वो हेल्प करना चाहते हैं लोगों की। तो वो लोग भी वहाँ से देते हैं ऐसे एडवोकेट को। हम लोग के पास भी ऐसी लिस्ट है। जो कैटेगरी में नहीं आएगा उसको हम वो दे देंगे, जो कैटेगरी में आएगा उसको लीगल एड का एडवोकेट देंगे। पैनल लॉयर और रिटेनर, ये दोनों में क्या? देखिए, पैनल लॉयर जो है ना एक बड़ा टर्म है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिटेनर और जो रिमांड एडवोकेट और पैनल एडवोकेट। पैनल एडवोकेट का एक पैनल बनता है, डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है इंटरव्यू लेकर के। पहले एप्लीकेशन से इनवाइट की जाती है कि कौन पैनल एडवोकेट बनना चाहते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद में एक लिस्ट तैयार होती है। ये पैनल एडवोकेट की लिस्ट हो गई, उसमें क्रिमिनल केस करने वाले, सिविल केस करने वाले। अब उसी लिस्ट में से हम लोग जो है कुछ एडवोकेट को लेते हैं रिमांड एडवोकेट बनाने के लिए, और कुछ उसमें रिटेनर एडवोकेट बनाए जाते हैं। तो रिटेनर एडवोकेट और जो रिमांड एडवोकेट है ये पैनल एडवोकेट भी हैं, लेकिन सब पैनल एडवोकेट रिटेनर और रिमांड एडवोकेट नहीं है, क्योंकि इसमें से एक ग्रुप निकाला जाता है। अब रिमांड के बनने की प्रक्रिया क्या है और किस बेसिस पर इनको रिमांड में रखते हैं या रिटेनर? देखिए, इसका ये है कि जब पैनल हम लोग बना लेते हैं तो उसमें बेसिकली यही कहा जाता है कि जो सेवा भाव से काम करना चाहते हैं, लीगल सर्विसेज देना चाहते हैं, नॉमिनल पेमेंट के लिए कहा जाता है कि बहुत नॉमिनल पेमेंट हम लोग देंगे जो सरकार की तरफ से मिलेगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं सेवा, ऐसे लोगों की एप्लीकेशंस प्रिंसिपल इनवाइट करते हैं। एप्लीकेशंस लेने के बाद स्क्रूटनी होती है, इंटरव्यू होता है, एक लिस्ट तैयार हो जाती है। अब रिमांड एडवोकेट जो है वो हम लोगों के यहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं 6 है, कहीं 8 है, कहीं 12 है। रिमांड एडवोकेट का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जब कोई आदमी अरेस्ट होता है, अभियुक्त, और अरेस्ट होने के बाद में पुलिस उसको रिमांड के लिए लाती है किसी मजिस्ट्रेट के सामने, तो वहाँ 99% कोई एडवोकेट उसका पर्सनल अवेलेबल नहीं होता जो उसने इंगेज किया हो। वो होता है पुलिस के लोग होते हैं, उसको जज साहब के सामने लाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कि इसको रिमांड कर दीजिए, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। वहाँ एक एडवोकेट होना चाहिए
जो उसकी बात सुने और बताए जज साहब को कि इसके साथ क्या पुलिस ने किया, कि ऐसा तो नहीं हरेसमेंट किया, थर्ड डिग्री किया हो, या उसके राइट्स का कोई वायलेशन तो नहीं हुआ, उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया नहीं किया, कभी कभी उसको उठा के लिया, घर वालों को पता ही नहीं है कि उनके घर का कोई आदमी अरेस्ट हो गया, तो वो रिमांड एडवोकेट उससे पूछता है कि तुम्हारे घर वालों को खबर है इस बात की कि तुम अरेस्ट हो गए हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा तो नहीं पुलिस ने कुछ ज्यादती की हो, ये सब पूछ करके और उसके राइट्स को मजिस्ट्रेट के सामने फर्स्ट डेट पर प्रोटेक्ट करता है। ये रिमांड एडवोकेट जो है नालसा की ये स्कीम के तहत हम लोग देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में है, और कोर्ट वाइज डेपुटेशन है मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो रिमांड एडवोकेट का ये उसका राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पहली डेट पर अवेलेबल रहता है। ये एडवोकेट सब जगह है, बड़े डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। अब रहा रिटेनर, रिटेनर जो हमारा एडवोकेट होता है, जो हम पैनल में से लेते हैं, वो हमारे DLSA के फ्रंट ऑफिस में बैठता है, और फ्रंट ऑफिस में बैठने के बाद इनका मेन काम होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है लीगल एड के लिए एडवाइस लेने आते हैं, तो रिटेनर वहाँ अवेलेबल रहते हैं ऑफिस टाइम में। जैसे कोई आवेदन लेकर के आएंगे, सर मुझे एक एडवाइस लेनी है, मैं लीगल एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर वो उस व्यक्ति को हम लीगल एड दे सकते हैं, क्योंकि लीगल एडवाइस भी लीगल एड है और वो उस कैटेगरी में आता है, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं वो इमीडिएटली डेप्यूट कर देते हैं कि रिटेनर एडवोकेट से आप जाइए बात करिए। डेप्यूट करेंगे, रिटेनर एडवोकेट उनको एडवाइस कर देगा कि आपको ये करना चाहिए इस केस में। तो रिटेनर वहाँ रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको उसके लिए पेमेंट मिलता है। रिमांड एडवोकेट को भी पेमेंट मिलता है और रिटेनर को भी मिलता है, और हर फ्रंट ऑफिस में रिटेनर एडवोकेट रहते हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल क्या है? देखिए, अभी जो नालसा है, नालसा ने एक डायरेक्शन दी थी 2 साल पहले कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके एक लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसमें कुछ एडवोकेट को, जो सीनियर एडवोकेट थे, उनकी एक एप्लीकेशन इनवाइट करके, हमारे यहाँ चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में वो चल रहा है, तो उसमें ये था कि सीनियर एडवोकेट और अच्छी लीगल सर्विस देने के लिए हम एक एडवोकेट को रखेंगे जिसको गवर्नमेंट पे करेगी, नालसा पे करेगा, और वो एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस नहीं करेगा। एक जूनियर है उनका, वो सिर्फ जो है डिफेंस करेगा, कि उसको डिफेंड करेगा। प्लीडर होते हैं लगभग वैसे ही, गवर्नमेंट प्लीडर जैसे गवर्नमेंट का केस करते हैं, तो ये डिफेंस काउंसिल जो है, इनके एक जूनियर भी हैं, एक ये खुद सीनियर हैं, ये सिर्फ एक्यूज्ड को डिफेंड करेंगे लीगल एड के थ्रू, और अपना काम कोई नहीं करेंगे। जैसे हमारे जो लीगल एड के एडवोकेट हैं, वो हम लोगों का जब काम करते हैं फ्री लीगल एड का, तो उसके लिए हम लोग पैसा देते हैं, वो अपना काम भी करते हैं, अपना भी वो केसेस लेके डिफेंड करते हैं उनको। लेकिन ये जो हमारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम जो है, इसमें वो अपना काम नहीं कर सकते, केवल जो है हम लोगों का काम करेंगे। तो ये इसकी लॉन्च हुई है अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट में, चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ चल रही है। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि एक्यूज्ड के राइट्स क्या हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर पुलिस आने का मतलब है कि हमको उठा के लिए चली जाती है जी। राइट्स क्या है? देखिए एक्यूज के राइट्स बहुत सारे हैं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखिए, एक्यूज का पहला राइट ये है कि जैसे वो अरेस्ट होता है, तो उसको ये पता होना चाहिए उसका कोई वारंट था, कहाँ से वारंट आया था, उसको किस केस में अरेस्ट किया जा रहा है, उसको ये पता होना चाहिए वो अरेस्ट क्यों हो रहा है, बताना मस्ट है। भाई आपका वारंट था, आप इस FIR में वांटेड, इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, एक तो उसको ये पता होना चाहिए। दूसरा ये कि उसके फैमिली मेम्बर्स को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसको अरेस्ट करके पुलिस लेके जा रही है, तो दोनों उसका राइट है। तीसरा राइट उसका ये है कि 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करने के उसको मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने उसको प्रोड्यूस होना चाहिए, कि वो वहाँ प्रोड्यूस होगा 24 घंटे के अंदर। अगर किसी दूर की डिस्टेंस से उसको लाया जा रहा है और लाने में 24 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसका प्रोविज़न ये है कि जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया वहाँ के CGM के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और जो रास्ते में टाइम लगेगा, जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा फिर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, और वहाँ के मजिस्ट्रेट से CGM से वो परमिशन लेकर के आएगा, जो उसके जिनका जुरिडिक्शन उस थाने में है। ये भी इसका राइट है। अब ये अरेस्ट, रिमांड एडवोकेट ये भी राइट है इसका। अब ये अरेस्ट होकर के आया मजिस्ट्रेट के सामने, इसको प्रोड्यूस, लीगल एड इसका रिमांड एडवोकेट वहाँ होना चाहिए, ये भी इसका राइट है। क्योंकि एक लीगल मतलब एक एक्ट के थ्रू, एक रूल के थ्रू उसको रिमांड एडवोकेट दिया जा रहा है, तो वो भी उसका राइट है कि वहाँ पर एक एडवोकेट रहे, ये जो उसका पक्ष वहाँ रखे, जैसा आपके सामने। जिस समय अरेस्ट करके लाया, जरूरी नहीं कि उसका अपना आदमी हो ही वहाँ पर वकील कर सके, तो वैसे में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली उसको करना ये चाहिए कि जैसे घर वालों को ये पता चल गया कि ये अरेस्ट हो गया, कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी पुलिस बता देगी, किस केस में, तो उस केस हर FIR जहाँ होती है, जिस थाने का FIR है, उसी मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगा। जैसे ही उसको वहाँ लेके आएंगे, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स कोई वकील नहीं कर पा रहे हैं,
उसी लिए ये स्कीम है रिमांड एडवोकेट की। तो वो अगर अपना एडवोकेट कर लेते हैं तो वो एडवोकेट अपना रहेगा, रिमांड एडवोकेट वहाँ जाएगा। अगर उसने अपना एडवोकेट कर लिया तो मामला खत्म हो जाएगा, वो करेगा, रिमांड एडवोकेट पीछे हो जाएगा। हाजिरी रिमांड एडवोकेट की भी लगेगी ऑर्डर शीट में कि वो था प्रेजेंट, लेकिन जो पक्ष रखना उसका अपना एडवोकेट रखेगा। अगर उसका अपना कोई नहीं है तो रिमांड एडवोकेट उनसे बात करेगा, इंटरव्यू लेगा और कहेगा बताओ क्या तुम्हें कहना है। तो जो भी उसको कहना है कि उसको रिमांड एडवोकेट वहाँ प्लेस करेगा जैसा आपके सामने। और वहाँ ये मेन चीज़ ये होती है कि तुम्हें कोई हैरेस तो नहीं किया पुलिस ने, घर वालों को पता है नहीं है तुम अरेस्ट हो। अगर वो कहेगा मेरे घर वालों को नहीं पता, नंबर लेके ये रिमांड एडवोकेट फ़ोन भी कर देगा घर पर। तो ये मेन उन्हीं के कानून लिए की है। बात में आज तो इतना ही, इसलिए कि समय की जो हमारी मारामारी है उस मारामारी में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो बताते हैं वो इसलिए नहीं बताते हैं कि हमको समय व्यतीत करना है, इसलिए बताते हैं ताकि आप अपना हक जानिए और यह जानिए कि नालसा, झालसा, डालसा, राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकार, जिला स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक आप न्याय पाने के लिए इनकी मदद ले सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।